हेलो एवरीवन, वेलकम टू जियो प्रेप जियोलॉजी यूट्यूब चैनल। आज से हम शुरू करेंगे सी एस आई नेट 2024 जून का पार्ट सी का क्वेश्चन। ये रहा पहला क्वेश्चन। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स विथ रेस्पेक्ट टू क्वेसी बेनियल ऑसिलेशन। चार ऑप्शन दिया गया है। ये कोसी बेनियल ऑसिलेशन होता क्या है? एक्चुअली ये एक एटमॉस्फेरिक फेनोमेनन है। एक जो विंड सर्कुलेशन होता है जो कि स्ट्रेटोपोज में क्रिएट होता है, और उसका डायरेक्शन होता है कहाँ से कहाँ तक? वेस्टर्ली होता है। देन ये डाउनवर्ड मूव करता है टिल द ट्रोपोपोज। अब ये जो स्ट्रेटोपोज से ट्रोपोपोज तक मूवमेंट है, ये टोटल पीरियड का टाइम लेता है 28 मंथ। मतलब एक जो फेज है वो नियरली 12 से 16 मंथ तक होता है। मतलब जो स्ट्रेटोपोज से ट्रोपोपोज तक आना, ट्रोपोपोज से फिर स्ट्रेटोपोज तक जाना, ठीक है। जब ये स्ट्रेटोपोज में क्रिएट होता है, उसका डायरेक्शन होता है कहाँ से कहाँ तक? वेस्टर्ली, मतलब ईस्ट से वेस्ट तक। एंड वो ट्रोपोपोज पहुँचते पहुँचते ईस्टर्ली हो जाता है, ठीक है। ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक आप याद रख सकते हैं क्वेसिबिनियल ऑसिलेशन के बारे में, कि उसका जो मीन पीरियड होता है वो 28 मंथ होता है। एंड स्ट्रैटोपोज में क्रिएट होता है। एंड मूविंग डाउनवर्ड, कौन से मूविंग डाउनवर्ड एट ए रेट ऑफ 1 किलोमीटर पर मंथ। मतलब पर 1 मंथ में पर किलोमीटर ये डाउनवर्ड मूव करता है, ठीक है। एंड जब ये ट्रोपोपॉज में पहुंच जाता है तो ये वहां पे क्या करता है? डिसिपेट हो जाता है, प्रेसिपिटेट कर देता है, ठीक है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। पहला क्या दिया है? वन फेज ऑफ द क्वेसिबिनल ऑसिलेशन टेक्स 12 to 15 मंथ टू रिवर्स टू अनदर फेज। जैसे कि मैंने बोला, टोटल पीरियड का टाइम है 28 मंथ। मतलब वन फेज कितना होगा? मतलब ऊपर से नीचे तक आएगा, फिर नीचे से ऊपर तक जाएगा। तो एक फेज में कितना टाइम लगता है? लगभग उसका आधा। मतलब 28 मंथ का आधा कितना है? 14 मंथ, नियरली 12 to 15 मंथ। ये ठीक हो गया, ठीक है। देन सेकंड क्या दिया है? इट इज ए मेरिडियोनल सर्कुलेशन। ये गलत दिया हुआ है। मेरिडियोनल सर्कुलेशन वो होता है जो कि एक लॉन्गिट्यूड के अलोंग मूव करता है, पर ये लैटिट्यूड के अलोंग मूव करता है, ठीक है। ये ग्लोबल विंड है। एंड एक स्पेसिफिक लैटिट्यूड, मतलब सब ट्रॉपिक से इक्वेटोरियल लैटिट्यूड के बीच में ये मूव करता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन गलत हो गया। तो यही हो गया आंसर। क्वेश्चन में दिया गया व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स, तो ये फॉल्स ऑप्शन है, तो ये हो गया आंसर। बाकी के ऑप्शन में देख लेते हैं। इट कॉजेज सडन स्ट्रेटोस्फेरिक वार्मिंग। जैसे कि मैंने बोला, स्ट्रेटोस्फेयर में ये क्रिएट होता है। एंड स्ट्रेटोस्फेरिक वार्मिंग का कॉज में इसका ही हाथ है। देन ईच विंड regime ईस्टर्ली और वेस्टर्ली appear above 30 किलोमीटर above and propagate downward at 1 किलोमीटर पर मंथ। ये बता दिया था मैंने। ये तीनों उसका कैरेक्टरिस्टिक है। इसका आंसर हो जाएगा 2। मतलब कौन सा फॉल्स है, ठीक है। ये तीनों जो 1, 3 एंड 4 स्टेटमेंट आप याद रख सकते हैं इसके बारे में। पिछले भी बहुत सारे क्वेश्चन आया है इस कोसी बेनियल इक्वेशन में। जो प्रीवियस ईयर के सी एस आई नेट क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो इस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आया है, ठीक है। देन देखते देखते नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या दिया है? इफ द मिक्सिंग रेशियो ऑफ द सेचुरेशन मिक्स इफ द मिक्सिंग रेशियो एंड सेचुरेशन मिक्सिंग रेशियो ऑफ एन एयर पार्सल आर 3 ग्राम पर केजी एंड 6.5 ग्राम पर केजी रेस्पेक्टिवली, देन व्हाट इज द रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ दिस एयर पार्सल। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी का फॉर्मूला क्या है? रिलेटिव ह्यूमिडिटी इक्वल टू वॉल्यूम एक्चुअल वेपर प्रेशर डिवाइडेड बाय सेचुरेशन वेपर प्रेशर इंटू 100। परसेंटेज में निकालने के लिए इंटू 100, ठीक है। यहाँ पे क्या दिया है? मिक्सिंग रेशियो का फॉर्मूला बताया था वो पिछले कोई एक क्वेश्चन में आया था, पार्ट बी के क्वेश्चन में। मिक्सिंग रेशियो का फॉर्मूला वहाँ पे बताया था। मिक्सिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या है? मास ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट डिवाइडेड बाय रिमेनिंग ड्राई एयर, ठीक है। मतलब क्या बोला है कि जो 3 ग्राम वाटर वेपर प्रेजेंट है पर 1 किलोग्राम एयर पार्सल में, ठीक है।
तो ये हो गया। एंड सेचुरेशन वेपर मिक्सिंग रेशियो का मतलब क्या है? सेचुरेशन मिक्सिंग रेशियो का मतलब 6.5 ग्राम वाटर वेपर लगता है उसे सेचुरेट होने के लिए। मतलब अभी प्रेजेंट है 3 ग्राम, और अगर वो एयर पार्सल सेचुरेट हो जाएगा, सेचुरेट होने के लिए टोटल लगता है 6.5 ग्राम। तो उसमें से हम निकाल सकते हैं कि एक्चुअल वेपर प्रेशर कितना है, 3 ग्राम है। 3 ग्राम अभी उसमें क्या है, मॉइस्चर कंटेंट है। सेचुरेशन जब हो जाएगा 6.5 हो जाएगा, मतलब 6.5 से 3 ग्राम कितना कम है, उसे ही परसेंटेज में हमें निकालना है। ठीक है, सिंपली 3/6.5 इंटू 100 कैलकुलेट कर लेना है, इसका आंसर आ जाएगा 46.2% अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इधर क्या दिया है, अरेंज द फॉलोइंग ड्यून टाइप इन रिलेशन टू इंक्रीजिंग सैंड सप्लाई एंड विंड डायरेक्शन वेरिएबिलिटी। इंक्रीजिंग सैंड सप्लाई एंड विंड डायरेक्शन, ओके। तो पहला क्या क्या, ये सब ड्यून के बारे में थोड़ा बहुत देख लीजिए। जैसे कि ये है बार्चन ड्यून, ठीक है। बार्चन ड्यून का जो जेंटल स्लोप होता है वो विंडवर्ड, मतलब विंड के ऑपोजिट डायरेक्शन को मार्क करता है, ठीक है। ये विंड डायरेक्शन है, और ये ऐसा बार्चन ड्यून ऐसे ऐसे होता है। इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है? जो उसका जो दो हॉर्न होता है, मतलब ये जो नुकीला वाला जो हॉर्न होता है वो विंडवर्ड डायरेक्शन को मार्क करता है, ठीक है। एंड इसमें से सैंड सप्लाई, जो ये ड्यून फॉर्मेशन होने के लिए सैंड सप्लाई बहुत कम चाहिए, क्योंकि जैसे कि आप देख सकते हैं पेचेस में, ऐसे पेचेस में फॉर्म होता है ड्यू टू लैक ऑफ सैंड सप्लाई एंड लैक ऑफ वेजिटेशन, ऐसे होता है, ठीक है। यही बाक्चन ड्यून का ही जो मतलब अपग्रेडेड वर्जन है वो है ट्रांसवर्स ड्यून, ठीक है। मतलब ये जो बाक्चन ड्यून, अगर सैंड सप्लाई थोड़ा ज़्यादा हो जाए तो ये बाक्चन ड्यून ऐसे कंटिन्यूअसली फॉर्म होंगे। यहाँ पे देख सकते हैं ऐसे कंटिन्यूअसली फॉर्म होके ये ट्रांसवर्स ड्यून फॉर्म करेंगे। ट्रांसवर्स ड्यून का कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या है, जो विंड का जो ड्यून का एक्सिस है उसका परपेंडिकुलरली विंड डायरेक्शन होता है, ठीक है। ये ड्यून का एक्सिस है, यहाँ का परपेंडिकुलरली विंड डायरेक्शन होता है। तो बैटसन ड्यून का ही अपग्रेडेड वर्जन है हमारा ट्रांसवर्स ड्यून, ठीक है। मतलब यहाँ पे लिखा है देखो, बैटसन ड्यून बिकमिंग ट्रांसवर्स ड्यून, ओके। देन क्या होता है, मतलब यहाँ पे सैंड सप्लाई कम था, यहाँ पे सैंड सप्लाई थोड़ा ज़्यादा है। विंड डायरेक्शन यहाँ भी यूनिडायरेक्शन, यहाँ भी यूनिडायरेक्शनल, ठीक है। देन क्या आता है, और क्या है इसमें, लीनियर ड्यून। लीनियर ड्यून देखो किधर है। लीनियर ड्यून में क्या दिखाया गया है, विंड डायरेक्शन वेरिएबल है, दो विंड डायरेक्शन है इधर, ठीक है। मतलब लीनियर ड्यून का कैरेक्टरिस्टिक क्या है, विंड डायरेक्शन से पैरेलल होता है, जो ड्यून का एक्सिस होता है वो विंड डायरेक्शन को पैरेलल होता है, ठीक है। तो ये हो गया लीनियर ड्यून का कैरेक्टरिस्टिक, ओके। देन स्टार ड्यून। स्टार ड्यून में क्या होता है, सैंड सप्लाई सबसे ज़्यादा होता है, सैंड सप्लाई सबसे ज़्यादा होता है, एंड विंड डायरेक्शन बहुत ही डायरेक्शन से विंड आता है, मतलब मल्टीपल डायरेक्शन ऑफ विंड होता है, ठीक है। एंड ये जो बाकी का रहा पैराबोलिक ड्यून, ये डिपेंड करता है कुछ फैक्टर्स पे, जैसे कि ये पैराबोलिक ड्यून फॉर्मेशन होने के लिए एक ऑब्स्टेकल चाहिए, कोई एक ऑब्स्टेकल चाहिए, उस ऑब्स्टेकल से ये ऊपर मतलब ऐसे फॉर्म होता है, और ये ऑपोजिट होता है बार्चन ड्यून से, ठीक है। तो क्वेश्चन में जैसे दिया गया है, अरेंज द फॉलोइंग ड्यून्स इन रिलेशन टू इंक्रीजिंग सैंड सप्लाई एंड विंड डायरेक्शन वायबिलिटी, देन वेरिएबिलिटी। देन इसका आंसर क्या हो जाएगा, पहले सी मतलब बार्चन ड्यून, बार्चन ड्यून, देन ट्रांसवर्स ड्यून, देन लीनियर ड्यून, देन स्टार ड्यून। यहाँ पे विंड सप्लाई कम है, विंड सप्लाई ज़्यादा है, पर जो विंड डायरेक्शन सेम है। यहाँ पे दो विंड डायरेक्शन है, यहाँ पे मल्टीपल एबव टू विंड डायरेक्शन, तो इसका आंसर हो जाएगा 1, ठीक है। देन मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे क्या दिया है, इन द फिगर शोज प्रोफाइल ऑफ द पैरामीटर ए इन द कॉस्ट इन द ओशन पी एंड क्यू, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। मतलब एक्स एक्सिस में जो पैरामीटर ए दिया है वो हमें क्या पता करना है, और वाई एक्सिस में क्या डेप्थ दिया है, ठीक है। और ये पी एंड क्यू दो मतलब ओशन को रिप्रेजेंट करता है, पैसिफिक एंड अटलांटिक। कौन सा वाला पी वाला कौन सा है, क्यू वाला कौन सा है, वो भी हमें देखना है, ठीक है।
ऑप्शन में क्या दिया है, ए इज NO3 माइनस नाइट्रेट एंड पी एंड क्यू रेस्पेक्टिव रिप्रेजेंट पैसिफिक एंड अटलांटिक ओशन रेस्पेक्टिवली। 2 नंबर ऑप्शन में क्या दिया है, ए इज डिजल्व ऑक्सीजन एंड पी एंड क्यू रिप्रेजेंट द पैसिफिक एंड अटलांटिक ओशन रेस्पेक्टिवली। 3 एंड 4 ऑप्शन पढ़ लीजिए। इसमें दो ही चीजें दिया है, आइदर ये जो पैरामीटर ए है, आइदर NO3 माइनस मतलब नाइट्रेट हो सकता है और डीजल ऑक्सीजन हो सकता है। अगर आप ये जो ट्रेंड, ये ग्राफ का जो ट्रेंड देकर आप ये बता सकते हो कि ये डीजल ऑक्सीजन कभी नहीं हो सकता, क्यों? ऑक्सीजन में हमें पढ़ा था क्या, पहले एक ऑक्सीजन मिनिमम जोन मिलता है, उसके बाद ऑक्सीजन का राइज होता है। पर ये जो पैरामीटर है, ये पहले उसका मैक्सिमम जोन दिखाता है, फिर डिक्रीज होता है, तो ये ऑक्सीजन कभी नहीं हो सकता। तो ऑप्शन 2 एंड 4 कैंसिल आउट हो गया। तो बाकी रहा क्या, नाइट्रेट NO3 माइनस। ठीक है, नाइट्रेट आपको याद रखना होगा, नाइट्रेट एक न्यूट्रिएंट कंटेंट है। ठीक है, ओशन में जो न्यूट्रिएंट कंटेंट होता है, इनमें से यही मतलब नाइट्रेट एक न्यूट्रिएंट कंटेंट है। तो जो पार्ट बी में हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया था कि अटलांटिक ओशन एंड पैसिफिक ओशन में सबसे ज्यादा न्यूट्रिएंट कहाँ पे है और क्यों है। तो वहां पे आप लोगों ने पढ़ा था कि सबसे ज्यादा न्यूट्रिएंट पैसिफिक ओशन में है, क्योंकि द जो डीप ओशन सर्कुलेशन का जो लेंथ है, वो फर्देस्ट मतलब जहां से शुरू होता है डीप ओशन सर्कुलेशन, वहां से लेके पैसिफिक ओशन पहुंचते पहुंचते वो ये बहुत दूर ट्रैवल कर चुका होता है। और जैसे कि मैंने बताया था, डीप ओशन सर्कुलेशन और जो कन्वेयर बेल्ट सर्कुलेशन होता है, जो डीप वाटर होता है, वो लार्ज अमाउंट ऑफ न्यूट्रन एक्यूमुलेट करता रहता है, इसलिए पैसिफिक ओशन में ज़्यादा न्यूट्रन होते हैं इन कंपैरिजन टू द अटलांटिक ओशन, क्योंकि अटलांटिक ओशन में वो शुरू होता है और पैसिफिक ओशन पहुंचते पहुंचते उस जो एक्यूमुलेशन ऑफ न्यूट्रिएंट इज मोर देन दैट ऑफ अटलांटिक ओशन। सो उसी हिसाब से अगर हम देखेंगे, ये जो पी वाला ग्राफ दिखा रहा है, ये ज़्यादा मतलब ये ज़्यादा न्यूट्रिएंट कंटेंट को दर्शा रहा है, तो ये हो जाएगा पैसिफिक ओशन, ये हो जाएगा अटलांटिक ओशन। उसी हिसाब से आंसर हो जाएगा 1, इज नाइट्रेट एंड पी एंड क्यू रेस्पेक्टिवली पैसिफिक एंड अटलांटिक ओशन। ठीक है, देन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या दिया है, अरेंज द फॉलोइंग मिनरल इन देयर असेंडिंग ऑर्डर ऑफ कार्बन एक्सचेंज कैपेसिटी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये समझना होगा कि कार्बन एक्सचेंज कैपेसिटी है क्या। ये क्या है, ये एक मेजरमेंट है जिसके मतलब आप ऐसे बोल सकते हो कि कार्बन एक्सचेंज कैपेसिटी इज ए मेजर ऑफ ए मिनरल्स एबिलिटी टू होल्ड एंड एक्सचेंज कैटन्स। मतलब जो कैटन एक्सचेंज होता है, कैटन एक्सचेंज कैसे होता है, जो उसका सुइटेबल साइट होना चाहिए, मिनरल का सुइटेबल स्ट्रक्चर होना चाहिए, जिस भी कैटन को ये एक्सचेंज करेगा, उसी हिसाब से जो एक्सचेंज करेगा उसके हिसाब से उसका प्रिफरेबल साइज होना चाहिए। ठीक है, तो पहला देखते हैं स्मेक्टाइट में क्या है। स्मेक्टाइट का जो कार्बन एक्सचेंज कैपेसिटी है, वो बहुत ही ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि उसका स्ट्रक्चर ही ऐसा है, ये एक सैंडविच स्ट्रक्चर है जहाँ पे 2 सिलिकेट टेट्राहेड्रा सैंडविच बिटवीन ए लार्ज एल्यूमिना ऑक्टाहेड्रा, मतलब 2 सिलिकेट के बीच में एक एल्यूमिना ऑक्टाहेड्रा प्रेजेंट है, एंड क्रिएट्स ए हाईली नेगेटिव चार्ज सरफेस। मतलब जो ये क्रिएट कर सकता है एक साइट फॉर द प्लेसमेंट ऑफ द कैटन। ओके, इसका मतलब क्या है, स्मेक्टाइट का प्रॉपर्टी पता है आपको, ये एक्सपांड हो सकता है, स्क्वीज आउट हो सकता है। मतलब ये एक्सपांड होके अपने लिए जो कैटन का प्रिफरेबल साइड क्रिएट कर सकता है, जिसके बदौलत जो कैटन एक्सचेंज वो बहुत ही स्मूथली होता है, इसलिए स्मेक्टाइट का कैटन एक्सचेंज कैपेसिटी सबसे ज़्यादा है। ठीक है, और फेल्डस्पायर का सबसे कम है। क्यों? क्योंकि फेल्डस्पायर का जो स्ट्रक्चर है वो मोर रिजिड है एंड लिमिटेड नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज साइट अवेलेबल फॉर कैटन एक्सचेंज। ओके, देन आता है आयरन ऑक्सी हाइड्रोक्साइड। आयरन ऑक्सी हाइड्रोक्साइड का एक दो एग्जांपल आप याद रख लीजिए कि हेमाटाइट हो गया, गोएथाइट हो गया, ये सब आयरन ऑक्सी हाइड्रोक्साइड का एग्जांपल है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि वेरिएबल होता है, मतलब मे बी ज़्यादा हो सकता है कैटन एक्सचेंज कैपेसिटी, मे बी कम होता है डिपेंडिंग अपॉन द मिनरल एंड देयर प्रिफरेबल साइट। इलाइट में सबसे कम होता है, क्योंकि इलाइट जो होता है ये भी एक क्ले मिनरल है, इसका स्ट्रक्चर और स्मेक्टाइट का स्ट्रक्चर सेम होता है, पर ये जो होता है
ये एक्सपेंडेबल नहीं होता है। स्मेक्टेड क्या हो, ये एक्सपेंडेबल है पर ये एक्सपेंडेबल नहीं है। इसके लिए सबसे ज्यादा होगा स्मेक्टेड, देन सबसे कम होगा फेल्ड्सपार, मतलब सबसे ज्यादा ए सबसे कम बी। ठीक है, तो ये इस वाले ऑप्शन में देखिए सबसे ज्यादा ए है, सबसे ज्यादा ये इस वाले ऑप्शन, सॉरी सॉरी, ये वाले ऑप्शन में मतलब फेल्ड्सपार का जो असेंडिंग ऑर्डर में पूछा है ना, मतलब कम से ज्यादा, सबसे कम किधर है, बी में है। देन सी में आयरन ऑक्सीहाइड्रोक्साइड, जैसे कि मैंने बताया कि उसका वेरिएबल होता है डिपेंडिंग अपॉन द मिनरल एंड द प्रिफरेबल साइट। देन डी होगा इलाइट में, उसके बाद थोड़ा कम है, और सबसे कम, सबसे ज़्यादा कहाँ पे, ए में, मतलब सबसे कम है बी में, फेल्ड्सपार में सबसे कम है, और स्मेक्टाइट में सबसे ज़्यादा है, इसलिए उसका आंसर होगा 2। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, what will be the temperature change of an isolated air parcel of 100 gram due to a condensation of the 100 gram of water vapor? Given क्या दिया है, latent heat of condensation equal to 2.26 into 10 to the power 6 joule per kg, specific heat of air at constant pressure दिया है 1004 जूल पर केजी पर केल्विन। ठीक है, ये एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, मैं ये करवा देता हूँ। ठीक है, एक सेकेंड, लिखने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है इधर। हाँ अभी, तो क्या दिया है, व्हाट विल बी द टेम्परेचर चेंज, मतलब कितना टेम्परेचर चेंज होगा वो पूछा हुआ है। टेम्परेचर चेंज क्यों होगा, क्योंकि जो एयर पार्सल है वो कंडेंस हो रहा है। इधर दिया है 100 ग्राम ड्यू टू ए कंडेंसेशन ऑफ 100 ग्राम ऑफ वाटर वेपर। जब एक एयर पार्सल में वाटर वेपर का कंडेंसेशन होता है, कंडेंसेशन मतलब क्या होता है, वो हीट रिलीज करता है। जो हीट रिलीज होता है वही क्या होता है कि जो वाटर एयर पार्सल कैप्चर कर लेता है। ठीक है, जो अपने कंडेंसेशन के वजह से जो हीट रिलीज होता है, इसके वजह से वो अपना हीट कैप्चर कर लेता है, और क्या करता है कि और ऊपर जाता है, उसका डेंसिटी को डिक्रीज करके और ऊपर जाता है। ठीक है, तो वो जो कितना टेम्परेचर डिक्रीज हुआ वही हमें निकलना है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो हीट रिलीज होगा उसका फॉर्मूला क्या है, हीट रिलीज ड्यू टू द कंडेंसेशन इक्वल टू मास ऑफ वाटर वेपर इनटू लैटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन। ये लिख लीजिए, मैं बता रहा हूँ। ठीक है, यहाँ लिखने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है। तो पहला फॉर्मूला ये हो जाएगा, हीट रिलीज ड्यू टू कंडेंसेशन, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख लेता हूँ, हीट रिलीज ड्यू टू कंडेंसेशन इक्वल टू मास ऑफ वाटर वेपर। मास ऑफ वाटर वेपर कितना दिया गया है, 100 ग्राम इनटू लैटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन। लैटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन कितना दिया गया है, 2.26 इंटू 10⁶ जूल पर केजी। ओके, ये ग्राम को अभी केजी में कन्वर्ट कर लीजिए। ये हो जाएगा 0.1 केजी, 0.1 केजी इंटू 2.26 इंटू 10⁶ जूल पर केजी। यहाँ केजी रहेगा, तो केजी से केजी कैंसिल आउट हो गया। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा कितना, 2.26 इंटू 10⁵ जूल। ये कितना क्या आ गया, हीट रिलीज ड्यू टू कंडेंसेशन। जितना हीट रिलीज होगा उतना ऑब्जर्व होगा, सही है या नहीं, मतलब जितना जो कंडेंसेशन की वजह से जितना हीट रिलीज हो जाएगा उतना ही तो वो एयर पार्सल कंज्यूम करेगा, उतना ही तो वो एयर पार्सल मतलब कैप्चर करेगा। तो जो कितना जो, और एक दे हीट ऑब्जर्व होगा। ठीक है, हीट ऑब्जर्व का फॉर्मूला क्या है, मतलब जो लैटेंट हीट ऑब्जर्व होता है, हीट ऑब्जर्व बाय द एयर पार्सल, उसका भी फॉर्मूला है। ये थोड़ा लिख लीजिए, मैं बता देता हूँ। हीट ऑब्जर्व बाय द एयर पार्सल इक्वल टू मास ऑफ एयर पार्सल इंटू स्पेसिफिक हीट ऑफ द एयर एट कांस्टेंट प्रेशर इंटू डेल टी। डेल टी का मतलब चेंज ऑफ टेम्परेचर, जो कि हमें निकालना है। ठीक है, हीट ऑब्जर्व, हीट ऑब्जर्व बाय एयर पार्सल इक्वल टू मास ऑफ एयर पार्सल कितना दिया है, एयर पार्सल का मास कितना दिया है, 100 केजी। वाटर वेपर का मास दिया था 100 ग्राम,
एयर पार्सल का कितना दिया है 100 kg, ठीक है, इनटू स्पेसिफिक हीट ऑफ एयर एट कांस्टेंट प्रेशर क्या दिया है 1004 जूल पर केजी पर केल्विन, 1004 जूल पर केजी इंटू केल्विन, ठीक है, इनटू जो डेल टी ये हमें निकालना है, ठीक है, ये हमें निकालना है। तो जैसे कि मैंने बोला जितना हीट रिलीज होगा उतना ही ऑब्जर्व होगा। तो ये जो एच आर है हीट रिलीज ड्यू टू कंडेंसेशन इक्वल टू हीट ऑब्जर्व बाय द एयर पार्सल, जितना हीट कंडेंसेशन का वजह से जितना हीट रिलीज होगा उतना ही एयर पार्सल ऑब्जर्व करेगा। तो इसका वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, implies that 2.26 into 10 to the power 5 joule equal to 100 kg into 1004 joule per kg into Kelvin into डेल टी। तो डेल टी का वैल्यू आप निकाल सकते हो, निकाल के बताइए आज जरा। डेल टी इधर रहेगा, ये इसके नीचे आ जाएगा, तो इसका आंसर लगभग आ जाएगा 2.25 केल्विन which is approximately 2.3 केल्विन। एक्चुअली यहाँ पे आंसर केल्विन में दिया होना चाहिए, पर जैसा कि देख रहे हैं कि यहाँ पे डिग्री सेल्सियस में दिया है, वो मिस्टेकली हो गया है, मतलब बाद में वो करेक्शन नहीं किया गया है। तो आंसर 2.3 आ रहा है, मतलब 2.3 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा 2.3 डिग्री सेंटीग्रेड। हालांकि ये केल्विन होना चाहिए, पर ऑप्शन में ऐसा दिया है, ये गलत दिया है, मतलब ये डिग्री सेंटीग्रेड नहीं केल्विन में होगा। पर ये मिस्टेकली सी एस आई नेट में बहुत सारे क्वेश्चन जैसे मिस्टेक होता है, मैं बताया था, कहीं थोड़ा यूनिट में थोड़ा मिस्टेक होता है और बाद में वो करेक्शन भी नहीं किया जाता है। तो उसी हिसाब से हमें देख के चलना पड़ेगा। 2.3 आया है मतलब 2.3 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ हम मार्क करेंगे, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। which one of the following option is correct regarding nutrient type element in the ocean? देख रहे हो कि ओशन न्यूट्रिएंट के बेसिस पे लगभग 4 या 5 क्वेश्चन आ चुका है। पार्ट 3 में 2-3 क्वेश्चन मैं बताया था, यहाँ पार्ट सी में भी 2 क्वेश्चन आ गया है। मतलब ओशनोग्राफी के कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और वहाँ से फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन आता है, जैसे कि वो ओशन सर्कुलेशन हो गया, जो करंट्स होता हो गया, उनमें से बहुत सारे क्वेश्चन आता है। तो यहाँ पे क्या दिया है, which one of the following is correct regarding nutrient टाइप एलिमेंट इन द ओशन, मतलब कौन सा एक जो न्यूट्रिएंट का कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है, ठीक है। दे आर पार्टिकल रिएक्टिव एंड दीज हैव ए शॉर्ट रेसिडेंस टाइम इन द ओशन, ये गलत है। ये जो न्यूट्रिएंट होता है वो रिएक्टिव नहीं होते, वो पड़े रहते हैं, ऐसे ओशन में पड़े रहते हैं, किसी के साथ रिएक्शन नहीं करते, ठीक है। इसलिए उनका रेसिडेंस टाइम ज़्यादा होता है, कम नहीं, ठीक है। शॉर्ट रेसिडेंस टाइम नहीं होता है, तो ये ऑप्शन अपने आप में गलत हो गया। तो फिर आता है ऑप्शन नंबर 4, देख लेते हैं। दे आर कंट्रोल्ड प्राइमरीली बाय द सैलिनिटी वेरिएशन इन द ओशन, सैलिनिटी के ऊपर न्यूट्रिएंट का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा वो डिपेंड नहीं करता है, वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, जो कितना जो डीजल होता है, कितना मतलब जो ऑर्गेनिक कार्बन कार्बन होता है, ऑर्गेनिक मेटल होता है, वो कितना डिजल हो जाता है, और कैसे उसका केमिकल एनवायरनमेंट है। और हम ये बोल सकते हैं डेप्थ कितना है, डेप्थ के ऊपर भी डिपेंड करता है न्यूट्रिएंट कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा, पर वो सालिनिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करता, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। देन आता है दे टाइपिकली हैव लोअर कंसंट्रेशन इन डीप पैसिफिक ओशन कंपेयर टू द डीप अटलांटिक ओशन। ये क्वेश्चन इस साल मतलब 2024 जून में ये न्यूट्रिएंट के साथ डीप पैसिफिक एंड डीप अटलांटिक का रिलेशन मुझे लग रहा है ये 3 या 4 बार पूछ चुका है। जैसे कि आप सबको पता है डीप पैसिफिक ओशन में ज़्यादा न्यूट्रिएंट होता है इन कंपैरिजन टू द डीप अटलांटिक में। तो ये ऑप्शन अपने आप में गलत हो गया। तो बाकी रहा ये ऑप्शन, दे आर इंक्लूडेड ट्रेस मेटल लाइक कैडमियम एंड जिंक, ये सही है ऑप्शन है, ठीक है। जो न्यूटन कौन मतलब होता है वो बेसिकली क्या होता है कि जो मतलब हमारा ट्रेस मेटल्स होता है उन्हीं से ही मिलके ही बनते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। यहाँ पे क्या दिया है,
A single layered 35 km thick crust having a p wave velocity of 6 km per second overlays a mantle having a velocity of 8 km per second. Then the first arrival recorded an epicentral distance of 120 km from an earthquake occurring at a depth of 10 किलोमीटर। ठीक है, मतलब 10 किलोमीटर में उसका फोकस है। ठीक है, एपिसेंट्रल डिस्टेंस को हम नहीं देखेंगे, फोकस कितना है 10 किलोमीटर। ठीक है, मतलब ये क्रॉस में ही अर्थक्वेक जनरेट हुआ है। ठीक है, ये जो नोटेशन है ये सब आप समझ लीजिए, इसका आंसर ये हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर हो जाएगा। क्यों? इसके नोटेशन के हिसाब से पी जी मतलब जो शाला फोकस अर्थक्वेक होता है, मतलब जो अर्थक्वेक क्रस्ट में ही डेवलप होता है और उसके वजह से जो मतलब पी वेव रिकॉर्ड होता है सेस्मिक स्टेशन में, उससे डिनोट किया जाता है पी जी। ठीक है, और खाली पी अगर होगा, वो सिंपल जो जहाँ पे भी डीप फोकस हो या सालो फोकस हो, जो प्राइमरी वो पहला पहला जो वेव रिकॉर्ड किया जाता है वो पी वेव होते हैं, वो उसे पी डिनोट किया जाता है। ठीक है, ये ना कहीं पे रिफ्लेक्शन हुआ है ना कहीं पे रिफ्रैक्शन हुआ है। ठीक है, पर ये रिफ्रैक्शन का शिकार हुआ है। ठीक है, पीजी जो है। देन पीएन क्या है? ये रिफ्रैक्टेड रे है, मतलब रिफ्लेक्शन नहीं हुआ है पर रिफ्रैक्शन हुआ है। ये पीएमपी क्या है? ये कोर मेंटल बाउंड्री पे रिफ्लेक्शन होके सरफेस तक आया है, उसके बाद ये सेस्मिक स्टेशन में रिकॉर्ड हुआ है। ठीक है, ठीक है, तो इसका नोटेशन ये हो गया। तो जैसा कि यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है कि क्रस्ट में डेवलप हुआ है, मतलब जो आर्ट के क्रस्ट में डेवलप हुआ है 10 किलोमीटर नियरली क्रस्ट के अंदर आता है, तो इसका आंसर हो जाएगा पीजी। नोटेशन से ही हम देख लेते हैं। ठीक है, देन द प्लेसर डायमंड इज प्रेजेंट विद इन दिस कैजराइट लाइमस्टोन, लोअर रेयो सैंडस्टोन, अपर बैंजो सैंडस्टोन, रोहतस लाइमस्टोन। प्लेसर डिपॉजिट, प्लेसर डायमंड कहाँ मिलता है हमें? ये बिंदियन बिंदियन सुपर ग्रुप का सक्सेशन आप जो पढ़ेंगे आपको पता चलेगा। लोअर रेवा जो होता है वो एक इम्पोर्टेंट सोर्स फॉर द डायमंड प्रोडक्शन इन इंडिया। ठीक है, वहाँ पे जो डायमंड मिलते हैं वो प्लासर डिपॉजिट मिलता है, मतलब वहाँ पे कोई किम्बरलाइट पाइप से हमें डायमंड नहीं मिलता है। जो कहाँ पे किम्बरलाइट पाइप का एक्सपोजर होगा वहाँ से जो नदी का चैनल है वहाँ से ये मतलब फ्लो होके आके कहीं पे जमा हुआ होगा, और वो वहाँ वो जो लोअर रिवर सैंडस्टोन में वो डायमंड हमें मिलता है जिसे कि प्लासर डायमंड बोलते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, Which one of the following statement is true about the feedback in climate system? ठीक है, ये जो क्लाइमेटिक फीडबैक है आपको याद रखना है। अगर जो फेनोमेनन के वजह से अर्थ की टेम्परेचर का राइज होता है वो होता है पॉजिटिव फीडबैक, एंड जो फेनोमेनन के वजह से अर्थ का टेम्परेचर डिक्रीज होता है उसे बोला जाता है नेगेटिव फीडबैक। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन ही देख लीजिए क्या दिया है, वाटर वेपर फीडबैक इज ए पॉजिटिव फीडबैक इन क्लाइमेट। ठीक है, देन क्या इसका आंसर एक्चुअल क्या हो जाएगा? यही हो जाएगा, वाटर वेपर फीडबैक इज द पॉजिटिव फीडबैक इन क्लाइमेट। वाटर वेपर क्या करता है? हीट को ऑब्जर्व करता है। वाटर वेपर जनरेट क्यों होता है? टेम्परेचर राइज होने से वाटर वेपर जनरेट होता है। तो एटमॉस्फेयर में जो वाटर वेपर होता है ये क्या करता है? लॉन्ग वेव को ऑब्जर्व करके रख लेता है और अर्थ के टेम्परेचर को और बढ़ा देता है, तो एक ग्रीन हाउस गैसेस की तरह काम करता है। इसलिए इसका जो इफेक्ट है एक पॉजिटिव फीडबैक देता है, तो ये ट्रू है। ठीक है, जैसे कि मैंने बोला कि पॉजिटिव फीडबैक मतलब टेम्परेचर राइज हो रहा है, नेगेटिव फीडबैक मतलब टेम्परेचर डिक्रीज हो जाए। बाकी सब देख लीजिए। स्नो आइस अल्बिडो फीडबैक इज अ नेगेटिव फीडबैक, ये सही है क्योंकि जो स्नो आइस अल्बिडो होगा मतलब ये क्या करेगा, जो ये गलत होगा कि जो आइस के अल्बिडो की वजह से जो मतलब क्या होता है, मतलब ये जो सोलर रेडिएशन को ये ऑब्जर्व करता है, तो आइस का मेल्टिंग होता है, स्नो मेल्ट होता है। एक बार ये मेल्ट हो जाएगा तो जो डार्क पोर्शन बाकी रह जाएगा वो क्या करेगा? अर्थ के हीट को ऑब्जर्व करेगा। तो स्नो आइस अल्बिडो फीडबैक मतलब अल्बिडो अगर ज्यादा होगा, मतलब ज्यादा सनलाइट अगर रिफ्लेक्ट बैक हो रहा है, वो कभी ना कभी ये आइस और स्नो को मेल्ट कर देगा। उसके बाद जो मतलब डार्क पोर्शन बाकी रह जाएगा पीछे, वो क्या करेगा? वो सनलाइट को ऑब्जर्व करेगा, तो वो एक पॉजिटिव फीडबैक हो जाएगा। तो स्नो आइस अल्बिडो इफेक्ट करता है एक पॉजिटिव फीडबैक को, ना कि एक नेगेटिव फीडबैक को। ठीक है,
देन ये जैसे कि वाटर वेपर फीडबैक इज नेगेटिव, जैसे कि हम यहाँ पे देखें कि वाटर वेपर इज ए पॉजिटिव फीडबैक नॉट नेगेटिव फीडबैक। देन स्नो अल्बेडो हैज नो इफेक्ट ऑन क्लाइमेट, ये भी गलत हो गया, ठीक है। सो इसका आंसर हो गया 1। देन यहाँ पे क्या दिया है, द क्लैपेरॉन इक्वेशन gives a negative dp by dt value for H2O saturated melting of a albite at low pressure condition। ये इक्वेशन दिया गया है, दिस इज ड्यू टू डेस। पहले तो ये क्लासिस क्लैपेरॉन का इक्वेशन आप याद रखिए। इसका इक्वेशन क्या है, dp बाय dt इक्वल टू डेल एच, ये हो जाएगा एंथैल्पी चेंज टी डी बी। ये क्या, रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। ये हो जाएगा एंथैल्पी चेंज, ये हो गया टेम्परेचर, ये हो गया चेंज इन वॉल्यूम, ठीक है। तो क्या पूछा है, जो नेगेटिव साइन दिखा रहा है, मतलब जो इक्वेशन, मतलब ये नेगेटिव साइन दिखा रहा है, नेगेटिव dp बाई dt क्या डिनोट करता है, सिंपली ये अगर नेगेटिव हो जाएगा तो नेगेटिव साइन मतलब तो ऑप्शन पढ़ लेते हैं, लार्ज नेगेटिव वॉल्यूम चेंज एसोसिएटेड विद द रिएक्शन, यही हो जाएगा उसका आंसर। क्योंकि जब dp बाई dt नेगेटिव होगा तो डेल v भी नेगेटिव होगा, क्योंकि ये क्या है कि ये अगर नेगेटिव हुआ तो ये भी नेगेटिव होगा। इसका मतलब जो टेम्परेचर के साथ अगर चेंज ऑफ टेम्परेचर नेगेटिव में जाएगा तो चेंज ऑफ वॉल्यूम भी नेगेटिव में जाएगा। जैसे बोलता है ना जे अगर टेम्परेचर हम डिक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम भी डिक्रीज होगा, तो वही वाला कॉन्सेप्ट है। तो बाकी तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आप लोग कर लेंगे खुद से। फिर भी मैं बता देता हूँ क्या दिया है। ये एक बेसिक क्वेश्चन है, जियोलॉजी कोर जियोलॉजी का क्वेश्चन है इग्नियस जियोलॉजी में। इसमें क्या दिया है, इन द गिवन आइसोबारिक टेम्परेचर कंपोजिशन फेज डायग्राम, एक सेकेंड। In the given isobaric temperature composition phase diagram of the olefin system at 1 atmospheric pressure, a melt of composition A, यहाँ पे स्टार्ट हुआ है, इनिशियल मेल्ट का कंपोजिशन इधर दिया है, इनिशियल मेल्ट का कंपोजिशन ये है। स्टार्ट कूलिंग फ्रॉम द टेम्परेचर ऑफ 1900 डिग्री सेंटीग्रेड, एज्यूमिंग इक्विलिब्रियम क्रिस्टलाइजेशन टू अकर ड्यूरिंग द कूलिंग प्रोसेस, हाउ मच मेल्ट इन परसेंटेज will remain in the crystal system at 1700 डिग्री सेल्सियस। मतलब ये जो इनिशियल मेल्ट अभी है 1900 डिग्री सेल्सियस में है, उसे हमें लेके आना है कहाँ तक, 1700 डिग्री सेल्सियस तक, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा टाई लाइन, सॉरी ये हो जाएगा हमारा टाई लाइन, ठीक है। तो ये जो आएगा यहाँ तक, यहाँ पे मतलब इस पॉइंट पे मेल्ट का प्रोपोर्शन कितना है पता है, सिंपली हम फेज रूल अप्लाई करेंगे। फेज रूल के हिसाब से मेल्ट के प्रोपोर्शन निकालने के लिए जो प्रोपोर्शन डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर में कौन सा रहेगा, जो जिस वाले साइड जो सॉलिड इस फेज को टच करता है वो कितना होगा, वो यहाँ पे होगा 75 से 85, मतलब 10 डिवाइडेड बाय टोटल कितना है, ये टोटल 85 से सॉरी ये 55 से 75, 55 से 75 कितना होगा, 65 20, सॉरी ये कितना है, यहाँ से यहाँ तक कितना है, 75 से 85 10 हो गया, यहाँ से 55 से 85 टोटल कितना होगा, 55 से 85 मतलब 30 इंटू 100। तो ये हो जाएगा मेल्ट का प्रोपोर्शन कितना होगा, 33.3%। ओके, इतना हो जाएगा उसका मेल्ट का प्रोपोर्शन, ठीक है। अगर सॉलिड का प्रोपोर्शन मांगता तो इस यहाँ से 100 माइनस 33.3 मतलब 66.7% हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 33.3%। ओके, देन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ द concentration ऑफ एन आयन in a reservoir is diluted to 50% by adding pure water and the rate of input of the cation of the reservoir double, the residence time of the ion in the reservoir would be dash। मतलब रेसिडेंस टाइम का फॉर्मूला पहले आपको पता होना चाहिए, ठीक है। रेसिडेंस टाइम इक्वल टू क्या होता है, जो मतलब जो टोटल मास ऑफ द आयन
होता है वो कितना, उसका जो टोटल, आप फॉर्मूला लिख लीजिए, टोटल मास ऑफ द आयन इन द रिजर्वियर डिवाइडेड बाय रेट ऑफ इनपुट और आउटपुट। टोटल मास ऑफ ion in the reservoir divided by rate of input और rate of output। ओके, तो सॉरी, ये रिजर्वियर को रिप्रेजेंट करता है, ये रेसिडेंस टाइम को रिप्रेजेंट करता है। ये रिजर्वियर हो गया, ये रेसिडेंस टाइम हो गया, ये रेट ऑफ इनपुट, रेट ऑफ आउटपुट। ठीक है, मैं लिख लेता हूँ। रेसिडेंस टाइम इक्वल टू टोटल मास ऑफ आयन इन reservoir divided by rate of इनपुट और रेट ऑफ आउटपुट, कोई सा भी ले सकते हैं। ठीक है, क्योंकि पता है हमें रेट ऑफ इनपुट इक्वल टू रेट ऑफ आउटपुट होता है, क्योंकि जो स्टेडी स्टेट इक्विलिब्रियम हमने पढ़ा था, डिस्कस किया था पिछले कोई एक क्वेश्चन में, तो वहां से हमें पता है कि रेट ऑफ इनपुट और रेट ऑफ आउटपुट सेम होता है किसी भी एक आयन के लिए, किसी भी कॉन्स्टेंट के लिए। तो ये हो गया इसका फॉर्मूला। क्या दिया है, इफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एन आयन रिजर्वर इज डाइल्यूटेड टू 50%, मतलब जो कॉन्सेंट्रेशन है वो 50% डाइल्यूट होता है प्योर वाटर मिलाने से, पर उसके मास के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, उसका मास तो वही का वही होता है। तो मास तो कांस्टेंट होता है ना, तो मास उतना ही है, और रेट ऑफ इनपुट डबल हो गया, रेट ऑफ इनपुट ये डबल हो गया, मास उतना ही है, रेट ऑफ इनपुट डबल हो गया, तो जो रेसिडेंस टाइम होगा ये आधा हो जाएगा, 1/2 हो गया। तो इसलिए इसका आंसर हो गया डिक्रीज बाय हाफ। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड वेव नंबर इज कॉल्ड डिस्पर्शन रिलेशन। ये ठीक है। डिस्पर्शन वेव आर द वेव फॉर व्हिच फेज स्पीड डू नॉट वेरी विथ वेव नंबर। डिस्पर्शन वेव याद रखना, डिस्पर्शन वेव एक मतलब ऐसा वेव होता है जिसमें कि जो फेज स्पीड होता है वो वेरी करता है विथ वेव नंबर, वेव नंबर के हिसाब से फेज स्पीड वेरी करता है, उसे ही हम डिस्पर्सिव वेव बोलते हैं। ठीक है, इसी हिसाब से जो स्टेटमेंट नंबर बी हो गया ये गलत हो गया, और ये स्टेटमेंट वन ये सही है। ये थोड़ा आपको याद रखना होगा डिस्पर्सिव वेव के बारे में। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ए इज करेक्ट, बी इज इनकरेक्ट। Then, which one of the following statement is not true for the algoma type banded iron formation? algoma type banded iron formation का थोड़ा बहुत कैरेक्टरिस्टिक आप याद रख लीजिए। पहला जो कैरेक्टरिस्टिक है कि उसका शेप क्या है, उसका शेप है लेंटिकुलर शेप विथ वेरी लेस लेटरल एक्सटेंशन। मैं बता रहा हूँ, आप नोट कर लीजिए। उसका पहला पॉइंट है लेंटिकुलर बॉडी विथ वेरी लेस लेटरल एक्सटेंशन। और सेकंड है इट इज एसोसिएटेड विद वॉल्केनिक पायरोक्लास्टिक रॉक्स। थर्ड है उसका एज, इसका एज कितना है, आर्कियन एज का है ये अल्कोमा टाइप। और एग्जाम्पल क्या है, लेक सुपेरियर, यूएसए का जो लेक सुपेरियर एक जगह है, उसी के वहां पे जो मतलब आयरन मिलता है वो अल्गोमा टाइप का एग्जाम्पल है। और इंडिया में जो धरवार आयरन आयरन मिलता है, धरवार क्रटन में जो आयरन और मिलते हैं वो भी अल्गोमा टाइप होता है, और उसका भी एज आर्कियन है। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पहला ऑप्शन दिया है दे डिड नॉट फॉर्म ए शालो कॉन्टिनेंटल शेल्फ, ये ठीक है। दे फॉर्म लेटरली एक्सटेंसिव यूनिट, मतलब जैसे कि मैंने बोला उसका लेंटिकुलर शेप होता है, लेंटिकुलर शेप मतलब क्या, लेटरल एक्सटेंशन ज़्यादा नहीं हुआ है, तो लेटरल एक्सटेंसिव दे, तो ये गलत हो गया ना, तो इसका आंसर होगा दे फॉर्म लेटरली एक्सटेंसिव यूनिट। दे आर एसोसिएटेड विद द सबमरीन वोल्केनिक सीक्वेंस, जैसे कि मैंने बोला एक वोल्केनिक रॉक के साथ, वोल्केनिक पायरोक्लास्टिक रॉक के साथ एसोसिएटेड है। एंड और एक बात याद रखना ये कि ब्लैक स्मोकर के साथ ये एसोसिएटेड है। ठीक है, देन दे आर एसोसिएटेड विद द VMS डिपॉजिट। सॉरी, तो ये VMS वोल्केनोजेनिक मैसिव सल्फाइड डिपॉजिट के साथ एसोसिएटेड है। तो ये तीनों पॉइंट आपको याद रखना होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ ये एक्सप्लेनेशन आपको थोड़ा मतलब फायदा हो रहा है।
तो बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे एक एक करके। तो अगर यहाँ तक आप लोगों ने वीडियो देख लिया है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपना मतलब सब्सक्राइब करके रखिए चैनल को, ताकि इस टाइप का क्वेश्चन अगर आपको सही लग रहा है कि आपको मतलब कोई फ़ायदा दे रहा है, तो जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा आपको नोटिफाई मिल जाएगा, और आप वो देख सकते हैं। ठीक है, टिल देन थैंक यू।